नमस्कार। सवाल आज का देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। देश की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन, संसद में लगातार हंगामा, विपक्ष का सरकार पर बढ़ता दबाव और छात्रों के आंदोलन के बीच ये इस्तीफा आया है। सरकार का कहना है कि परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है, जबकि विपक्ष इसे जनता और छात्रों के दबाव की जीत बता रहा है। इस्तीफे के बाद कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने इसे आंदोलन की सफलता बताया और कहा कि उनकी बाकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा, जो कि मान भी ली गई हैं और आंदोलन खत्म कर दिया गया है। इस बीच नए शिक्षा मंत्री को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये केवल एक मंत्री का इस्तीफा है या फिर सरकार ने राजनीतिक और जनभावनाओं को देखते हुए बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। क्या इससे छात्रों का भरोसा लौटेगा? क्या पेपर लीक जैसी घटनाओं पर जवाबदेही तय होगी? और क्या ये घटनाक्रम आने वाले चुनावों की राजनीति पर भी असर डालेगा? आज हम इसी सवालों में चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारा जुड़ेंगे, पर पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर चर्चा का रुख करेंगे। देश की राजनीति में आज बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर कई सप्ताह से चल रहे विरोध प्रदर्शनों, संसद में लगातार गतिरोध और बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच आया यह फैसला राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों ने इसे अपनी जीत बताया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी लड़ाई केवल मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। उन्होंने पेपर लीक से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और जवाबदेही तय करने जैसी बाकी मांगों को भी दोहराया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। संसद के भीतर और बाहर नीट परीक्षा की निष्पक्षता, एनटीए की कार्यप्रणाली और शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही को लेकर लगातार सवाल उठाए गए। सरकार ने पहले एनटीए के कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की और अब मंत्री का इस्तीफा भी सामने आया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता का मुद्दा करोड़ों छात्रों और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार के लिए यह विवाद लंबे समय तक जारी रहना राजनीतिक रूप से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल मंत्री का इस्तीफा छात्रों का भरोसा वापस दिलाने के लिए पर्याप्त होगा? परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, डिजिटल सुरक्षा, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधारों की मांग लगातार उठ रही है। इसी बीच नए शिक्षा मंत्री को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही नया नेतृत्व तय करेगी, जिसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता परीक्षा प्रणाली में सुधार और छात्रों का विश्वास बहाल करना होगी। हालांकि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारी साफ कर चुके हैं कि जब तक उनकी अन्य मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती केवल नया मंत्री नियुक्त करने की नहीं बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र को अधिक भरोसेमंद बनाने की भी होगी। आने वाले दिनों में सरकार के अगले कदम, विपक्ष की रणनीति और आंदोलन की दिशा इस पूरे घटनाक्रम का भविष्य तय करेगी। इतना तय है कि नीट विवाद ने शिक्षा व्यवस्था, जवाबदेही और युवाओं के मुद्दों को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। देश की राजनीति चलिए, मुद्दा तो काफी अहम है और चर्चा करना भी काफी अहम है। और 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ भाजपा से हैं रजनी सेठी मैम, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। कांग्रेस से हैं हमारे साथ राजीव सराफ सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक अलावत सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए। शुरुआत में डॉक्टर अभिषेक अलावत आपसे करूंगा। सर, 12 वर्षों में विरोध प्रदर्शन के बाद किसी केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे को आप भारतीय राजनीति के किस बड़े संकेत के रूप में देखते हैं? क्या यह वाकई ही एक सही फैसला था? साहिल जी, सर्वप्रथम आपको, आपके दर्शकों को और मेरे दोनों पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। देखिए, ये जो इस्तीफा हुआ है, इसके लिए गवर्नमेंट ये कह रही है कि स्थिति खराब ना हो जाए देश की, इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। परंतु मैं इसे अपने देश की डेमोक्रेसी का फेलियर मानूंगा। इसमें केवल सत्ताधारी पक्ष फेलियर में नहीं गिन रहा हूं, जो विपक्ष है उसे भी मैं फेलियर में गिन रहा हूं। जो काम कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़ी हुई इंडी अलायंस की जितनी भी पार्टियां थी जो आज तक नहीं कर पाई थी, वो आज एक दो जुम्मा 4 दिन की पैदा हुई पार्टी, जिसने कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, जिसके कभी वोट नहीं मिले, जिसकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही तय नहीं होती है, उसने वो काम करके दिखा दिया
जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और अपने केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। ये हमारे देश की डेमोक्रेसी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण मोमेंट है, क्योंकि आज न केवल सत्ता दल कमजोर नजर आ रहा है, जो विपक्ष है वो भी कमजोर नजर आ रहा है। विपक्ष इसलिए कमजोर आ रहा है क्योंकि ये काम विपक्ष का था, सरकार को घेरने का। अगर इस्तीफा लेना था तो विपक्ष को ये आंदोलन करना था। इसके अगेंस्ट में राहुल गांधी जी होने चाहिए थे, अरविंद केजरीवाल होने चाहिए थे, परंतु वहां पे अब मैं सत्ता दल को से पूछना चाहता हूं कि वहां पे थे कौन, किसके दबाव में आपने ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया? अगर इस्तीफा लेना ही था तो शुरू में ही क्यों नहीं लिया? जब ये सामने आया था कि नीट के पेपर लीक हुए, तो उसी समय जब मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? तब क्यों लिया गया जब सारे एंटी नेशनल काम उस मंच से हो गए, जब भद्दी भद्दी गालियां देश के प्रधानमंत्री को दी गई, खुलेआम दी गई। चलो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मोदी जी को कौन गाली दे रहा है, अमित शाह जी को कौन गाली दे रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 150 से ज्यादा हमारे फोर्स के जवान घायल हुए और मात्र 40 ये जो सो कॉल्ड अपने आप को विद्यार्थी कह रहे थे, ये घायल हुए। उससे तिगुने से भी ज्यादा हमारे जो फोर्स के आदमी थे, जो पुलिस के आदमी थे, वो घायल हुए। और अब उनकी शर्त यह है कि मुकदमा दर्ज पुलिस वालों पे होगा, इन उपद्रवियों पे नहीं होगा। तो आपने बहुत बुरी तरीके से मोराल तोड़ा है अपनी दिल्ली पुलिस का, अपने आरएएफ का। इसका जवाब सत्ताधारी दल को देना बनता है। जी ठीक है सर, हमने काफी अहम बातें रखी हैं, पर सर मुझे ये आज तक समझ नहीं आया कि आखिर ये प्रदर्शन था किस लिए, और वहां जनता जो जुट रही थी वो किस लिए जुट रही थी, वो युवा किस लिए जुट रहे थे, और जिनका मुद्दा ही कुछ अलग था, वहां जो बातें रखी जा रही थी। एक ये चीज तो है ही है। और दूसरा, आज भी जब बातें मान ली गई, जब पहली डिमांड जो थी देवेंद्र प्रधान की इस्तीफे की, वो मान ली गई, उसके बाद भी जो दीपके हैं वो मामू जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के युवा को समझाने की कोशिश क्या की जा रही है सर? जो संदेश जा रहा है इस इस्तीफे से, वो ये जा रहा है कि इस सरकार को, जिसको मेजोरिटी इंडियंस ने चुना, डेमोक्रेटिकली चुना, वो सरेंडर कर सकती है ऐसे होलोगन्स के सामने, ऐसे दंगाइयों के सामने। ये सरकार सरेंडर कर सकती है क्योंकि इसकी कुव्वत के बाहर है इन्हें संभालना। मैं दाद देना चाहूंगा सोनिया गांधी जी की, जिस तरीके से उन्होंने रामदेव जी के आंदोलन को संभाला था। रात के 1 बजे लाइट बंद कर दी थी, आंसू गैस के गोले दामे गए थे, रामदेव जी सूट सलवार पहन के भागे थे। क्या रामदेव जी के मंच से देश विरोधी नारे निकले थे? क्या सोनिया गांधी जी के लिए गालियां निकली थी? इनके मंच से वो लोग तक जुड़े जो कश्मीर को तोड़ना चाहते हैं, जो आतंकवादियों के समर्थक हैं। वो तक यहाँ पे आए जिन्होंने माता सीता, भगवान श्री राम का मजाक उड़ाया। उनके सामने ये सरकार नतमस्तक हो गई। ऐसी भद्दी भाषा का वहां प्रयोग हुआ कि हम अपनी बीवी बच्चों को वो वीडियोस तक नहीं दिखा सकते, अपने बच्चों के साथ वो वीडियोस तक नहीं देख सकते जो वहां से आई। उनके सामने ये सरकार नतमस्तक हुई। इसके लिए मेरा सवाल है, ऐसे क्या कारण थे कि आपने इनके सामने हथियार डाल दिए? आप उन उपद्रवियों के मुकदमे नहीं करेंगे, इस शर्त को मान रहे हैं। उन पुलिस वालों की क्या गलती है जिनके सिर फूट गए? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है? क्या उनके परिवार नहीं है? आगे से कोई भी फोर्स का व्यक्ति, जब उन्हें कहा जाएगा कि आप रोकिए इन उपद्रवियों को, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। वो कहेंगे कि भविष्य में मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज होना है, इनके ऊपर तो मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा। तो बहुत बड़ा मोराल को तोड़ा गया है दिल्ली पुलिस की फोर्स को। और जो लोग ये दिल्ली पुलिस की लोगों के लिए ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वो उन तुच्छ परिवारों से आते हैं जिनमें इतने भी सक्षम नहीं है, इतने भी देश के लिए बहादुरी करने वाले नहीं है कि किसी फोर्स में वो दाखिला ले सके। आई स्टैंड विद दिल्ली पुलिस, आई स्टैंड विद माय आर्मी। और इस तरीके के लोगों को, जिनके सामने सरकार ने सरेंडर किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये नहीं होना चाहिए था। अगर इन्होंने किया है तो कांग्रेस के कहने पे करना था, सपा के कहने पे करना था, कॉकरोचों के कहने पे नहीं करना था। ठीक है सर, मैं करता हूं दोबारा रुख आपका। मैं रजनी मैम का रुख करना चाहूंगा। मैम, आप किस स्थान से देख रहे हैं? क्या वाकई सरकार जो है वो बैकफुट पे आ गई है, या कहीं ना कहीं एक सोची समझी एक डिसीजन लिया गया कि
युवा जो है उसको बरगलाया जा रहा है आज के दौर में, पर कहीं ना कहीं नुकसान सत्ता पक्ष का यानी कि भाजपा का हुआ या एनडीए का आप मान सकते हैं। पर दूसरा अगर मैं संसद की बात करूं, संसद की कार्रवाई भी नहीं चलने दी जा रही थी और विपक्ष का साफ आरोप था कि चर्चा से पहले, चर्चा के लिए तो एनडीए मान गई थी, चर्चा से पहले पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद ही आगे चर्चा होगी, क्योंकि बहुत से विधेयक ऐसे हैं जो पास होने हैं, जो जिनको 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है। जी साहिल जी, मुझे ये कहने में आज कुछ अजीब सा लग रहा है कि हमारे देश के बच्चे किस राह पर जा रहे हैं जिस पर किसी पार्टी का ध्यान नहीं जा रहा। और जो देखने को मिला मुझे वहां पर जंतर मंतर पे जिस लैंग्वेज की बच्चों ने इस्तेमाल किया है, वाकई जो मेरे भाई कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि हम परिवार में वो वीडियो देखने के लायक नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। एक महिला होते हुए मैंने उन बच्चियों को देखा जो इतनी बैड लैंग्वेज यूज कर रही थी। अपनी दादाजी के उम्र के उनके नेता हैं, उनके पिताजी के उम्र के एजुकेशन मंत्री हैं, मगर इस चीज का फायदा उठाने के लिए विपक्ष भी इसमें कूद पड़ा था। कहीं ना कहीं जो अलगाववादी तत्व हैं, जो कहीं हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं साहिल जी, वो सारे तत्व इसमें जुड़ चुके थे, जिसको हमें रोकना बहुत जरूरी था। हम नहीं चाहते कि हमारे देश का माहौल खराब हो, जिसको बड़ी हिम्मत से पिछले 12 साल में मोदी जी ने 2014 के बाद से लगातार सही करने की कोशिश की है, आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मगर एक चीज देखने वाली है, इसमें उन चेहरों को भी खोलने का काम किया है इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट ने, जो चेहरे लोगों के सामने बड़े व्हाइट कॉलर चेहरे थे और जो कहते थे कि हम देश हित की बात करेंगे। आपने खुद देखा होगा, हमारे यहाँ की एक्स सीएम महबूबा जी वहां पर गई और वहां पर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली कि हमारा यहाँ 370 खत्म होने का जो हुआ है। मेन इशू यहाँ पर ये है कि स्टूडेंट्स कितने थे और वहां उपद्रवी कितने थे, ये सोचने वाला मसला बनता है कि वहां पर आतंक मचाने का काम किसने किया। बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन किया, मुझे लगता है उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी को अपनी समझा। उन्होंने देखा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, हम देश पहले ही बात करते हैं कि देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। उन्होंने देश को सर्वोपरि मानते हुए अपनी पोस्ट को रिजाइन कर दिया ताकि हमारे देश का माहौल खराब ना हो। और आप समझ सकते हैं कि इस समय बाहर की ताकतें भी हमारे देश को तोड़ने के लिए लगी हुई है। इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर घुसकर हमारे बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जबकि एक्शन कर दिया गया था। नीट के पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस की सरकारों में भी बहुत से पेपर लीक हुए हैं साहिल जी, मगर तब एक्शन नहीं किया जाता था। हम लगातार बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने एक्शन किया है, अफसरों को निकाल दिया गया है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कैबिनेट में भी कल डिसीजन ले लिया गया। मगर उसके बावजूद भी जो बच्चे वहां पर खड़े थे, उन बच्चों ने यही डिमांड रखी कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करें। मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन पार्लियामेंट को चलने के लिए किया गया। बहुत से बिल पेंडिंग है साहिल जी, पिछले 5 दिन से कोई काम नहीं हो पा रहा संसद में। लोग टैक्स पेयर्स हैं जो संसद को चलाने का काम करते हैं। जो संसद अगर नहीं चलेगी तो संसद नहीं चलने के कारण बहुत से बिल पेंडिंग रह जाएंगे और देश की तरक्की कहीं ना कहीं रुक जाएगी। मेरे भाई का गुस्सा जायज है, जो राजनीतिक विश्लेषक, इनकी जगह मैं हूं तो मेरे मन में भी यही शंका है कि जिन बदतमीज बच्चों ने कोई लिमिट नहीं रखी, हर लिमिट क्रॉस की, उनकी डिमांड्स को क्यों माना गया। मगर जो मेरे मन में आता है, एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते मैं समझ सकती हूँ कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है। ऐसा डिसीजन देश को आगे रखकर लिया गया है साहिल जी। ठीक है, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपसे, सवाल बहुत से हैं। राजीव सराफ जी का मैं रुख करना चाहूंगा। सर, कांग्रेस इस इस्तीफे को अपनी राजनीतिक जीत बता रही है, क्या ये वाकई जीत है या आपको लगता है कि ठीक है आज भाजपा, आज एनडीए की गवर्नमेंट है, कल को कांग्रेस की भी हो सकती है, पर क्या आपको लगता नहीं है कि इस तरह से बात मान लेना और इस्तीफा ले लेना कोई हल है? इस तरह किसी भी इशू को लेकर सामने आ जाएंगे, जबकि दीपके जिस तरह की बातें रख रहे हैं, जिस तरह की लैंग्वेज वो अभी भी स्टेज से इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो खाली एक ही वर्ड इस्तेमाल करूंगा, मामू। आगे बहुत से उन्होंने बातें रखी हैं, वो मामू नाम का शब्द जो है वो प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये सही चीज है? धन्यवाद साहिल जी। बात यह है, आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है। मैं देश के युवाओं को, देश के स्टूडेंट्स को, जेनजी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज उन्होंने अपनी एक डेमोक्रेसी की जीत हुई है और सच्चाई की जीत हुई है। साथ ही मैं वो दुख व्यक्त करता हूं जिन लोगों की इसमें, जिन बच्चों की इसमें जान गई है, और उनके लिए मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ में मैं ये भी डिमांड करता हूं कि जो बच्चों की इसमें जान गई उनको कंपनसेशन जो है दिया जाए।
उचित कंपनसेशन, जैसे इन्होंने डिमांड 1 करोड़ की है, तो जो अगर गवर्नमेंट उतना कम से कम तो करे, और अगर उससे ऊपर भी करना चाहे तो एक किसी परिवार का एक जन गया हो तो बड़ा उसका दुख होता है। अब आप ये बात मुझसे पूछ रहे थे कि भाई इसमें क्या जीत है या क्या हार। मैं ये कह रहा हूं साहिल जी, बात ये है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने तभी इस्तीफा दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। आज ये स्टूडेंट रोड पे आ रहे हैं, मार खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? इनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन है। खाली ये बात सिर्फ नीट की नहीं है, बात है हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। पिछले साल में 93 टॉप के पेपर लीक हो चुके बंगूरप्पा जी हैं। का इस्तीफा चाहे दे सकेगी कांग्रेस? कर्नाटक के शिक्षा मंत्री हैं मधु बंगूरप्पा, उनका भी सुनिए मेरी इस्तीफे बात, की अभी डिमांड है अभी वहां के अभी छात्रों सर की। मेरी सुनिए, अभी मैं अपने उस पे आ रहा हूँ। मैं कोई डिसाइड करने वाला नहीं हूँ। कांग्रेस की जब सरकारें थी तब इस्तीफे लिए भी जाते थे, कर्नाटक में आप ही की ऐसा नहीं। सरकार है। अरे वो जब उसका होगा देखी जाएगी, वो वहां की बात है, वहां कोई एजिटेशन होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कोई डिसाइड करने वाला नहीं हूं कि मैं उसका इस्तीफा। आपने बात कही है तो आपने जिस मंच पर रखी है वो बाकी पार्टी वाले भी सुनेंगे, वो हायर अथॉरिटी ने देखना है। मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि इन लोगों ने अगर टाइम रहते दिया होता, ना इतना तोड़फोड़ होती, ना इतनी बदतमीजी होती, ना लोगों का ये आक्रोश उभरता। पूरे हिंदुस्तान में था ना आक्रोश, खाली ये कहीं जंतर मंतर पे नहीं था। बाद में अगर आपने इतने दिन के बाद मानना ही था तो पहले मानना। इस्तीफा आते गवर्नमेंटों में चलता रहता है, डेमोक्रेसी में इस्तीफे चलते रहते हैं। उसमें क्या, हाँ ठीक है आपकी गलती है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी इस्तीफा दिया था, उन्होंने भी तो इस्तीफा दिया था। माधवराव सिंधिया जी ने भी इस्तीफा दे दिया था, सिर्फ जहाज क्रैश हुआ था। उनकी रेल दुर्घटना हुई थी तो उसमें उन्होंने दिया, हालांकि उनका कसूर कोई नहीं था, उनका क्या लेना है। लेकिन इस तरह की अगर डेमोक्रेसी को मजबूत करना, प्रधानमंत्री जी खाली भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरह की बातें नौबत ना आए, इसको अर्ली स्टेज पे अगर रिजॉल्व किया जाता। मुझे याद है कि अन्ना आंदोलन चला था, अभी आपने तो बात की, उसमें 11 दिन में ही पार्टी ने, कांग्रेस ने इंटरवीन करके मामला देखा था और सारा उसको सेटल किया था। तो यह तो कोई बातचीत करने भी नहीं उनकी तरफ से आया भाई इस मामले को सेटल करें। तो सेटल तो होना चाहिए था ना मामला, ना इतने बच्चे जाते। मैं तो कहता हूं इन बच्चों को जिस तरह से मैंने वीडियो देखा, कितना जालिमाना तरीका, बर्बरता से मारा गया, लाठियों में कील लगी थी। क्या ऐसे होता है डेमोक्रेसी में? और इतना मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, जिन बच्चों की जाने गई हैं और जिनकी पिटाई हुई है और जिन पे केस बने, इनके माँ बाप ने भाजपा को ही, मोदी जी को ही वोट दिया होगा। ये आप देख लेना, बाद में बात आएगी तो ये इन्हीं के वोटों से बने हैं, लेकिन आज उनके बच्चे मार खा रहे हैं। सर कार्रवाई के लिए तो आश्वासन दे दिया गया है, कार्रवाई कब तक होगी वो तो देखा जाएगा। पर आपको नहीं लगता है कि जो वीडियोस आप कह रहे हैं कि आपने देखा है कि जो लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने जो कार्रवाई की, वो आखिर की क्यों की? मैं उसको सही मैं नहीं तो कह रहा वही हूं, उसको सही नहीं कह रहा हूं, आखिर वो की क्यों गई? क्या वहां पे जो लोग थे वो वाकई ही प्रदर्शन करने के लिए जुटे हुए थे? आप देखिए, मैं आपको कह रहा हूं मुद्दा तो इनका यही था ना। अगर अर्ली स्टेज पे ये बातें हो जाती तो ये बात नहीं होती। जो जो टाइम बढ़ता जाता है, स्टूडेंट्स की जो है, युवाओं की पेशेंस लूज होती है। सर जो हमने भी कसूरवार है उसके लिए सीबीआई गठित की थी इंक्वायरी के लिए, तो जो आज तक कसूरवार है उसको सजा तो मिलेगी। आज तक पर 12 धर्मेंद्र 12 प्रधान, सालों में, साहिल जी आप 12 सालों में मुझे बताओ कितने केस प्रमाणित हुए, कितने केसों पे हुआ है? आप मुझे बता दीजिए, मैं भी देख लूंगा कितने हुए हैं। कुछ नहीं होता, ये आईवाश होता है कि भाई ये सीबीआई रख दी, उसको इंक्वायरी दे दी, इसको इंक्वायरी दे दी। ठोस यही होता है, सामने सामने डायलॉग करो, सामने बात को रिजॉल्व करो। स्टूडेंट भी इतना नहीं भड़कते, जब कोई सुनेगा नहीं तो क्या करेंगे वो? आखिर इसी देश के है ना, कोई बाहर से तो नहीं आए हुए हैं वो, हमारे ही बच्चे हैं, प्रधानमंत्री के बच्चे, उनके पोतों के बराबर हैं। लेकिन कम से कम उनको उनके बैठ के बात कर लेते तो मैं 100% कहता हूं ये ना आज नौबत आती ना कुछ होती। पहले कभी आप कहते हो पर्चा लीक हो गया, तो उसके बाद आर्मी करेगी, एयरफोर्स करेगी, फिर पर्चा लीक हो रहा है, फिर फायदा क्या हुआ पर्चे का? फिर इतने इतने पैसे लोग दे रहे हैं, फीस भर रहे हैं, लोगों के पास फीस नहीं। आपको पता है नीट के मामले में कम से कम 23 बच्चियों ने सुसाइड किया, बच्चों ने सुसाइड किया। उसके जिम्मेवार, उस हत्या का जिम्मेवार कौन होगा? सर किसकी जवाबदेही तय ठीक है, करोगे? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये भी सवाल मैं डॉक्टर अभिषेक से जवाब लूंगा इस चीज का, क्योंकि वो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, वो इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। सर ये मामला जब आया नीट का सामने, ये कितना बड़ा धक्का था बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, और खासतौर जिन्होंने इसकी परीक्षा जो है वो कंडक्ट की थी। पर सर एक चीज ये भी है, जिन्होंने सुसाइड किया है उनकी मामले सामने नहीं आए। आखिर किन वजहों से उन्होंने सुसाइड की है?
देखिए, ये जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चल रहा था, इसमें एक भी बार ना तो उन बच्चों के सुसाइड करने वालों के माता पिता या परिवारजन आए, ना तो उन्हें मंच दिया गया, ना उन्हें मंच दिया गया जो वाकई में नीट एस्पिरेंट्स थे, उन्हें बिल्कुल भी मंच नहीं दिया गया। ये इसके ऊपर हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि नीट मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि नीट के विषय में 15 जुलाई को ये स्वयं धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोरल जिम्मेदारी ली थी और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसमें पुणे से और राजस्थान से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। वो प्रोफेसर लोग जिन्हें तर्जुमा करना था, ट्रांसलेशन करनी थी इन पेपर्स की, या उनको तैयार करने का जिम्मेदारी दी गई थी, वहां से ये चोरी शुरू हुई। बाद में इसमें मेरा मानना है ये जो कोचिंग माफिया है ये कहीं ना कहीं इसमें लिप्त हुआ। आज इस पूरे डिबेट में अब तक जितनी भी ये राजनीतिक उठापटक हुई, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो या सीजीपी हो, कभी भी ये नहीं पूछा गया कि ये समस्या क्या है। ना तो ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर लीक की समस्या क्या है, इसके कारण क्या है, इसे खत्म कैसे किया जाए, इस पे कभी चर्चा नहीं हुई। बात कहां रुकी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। क्या एक व्यक्ति के हटने से व्यवस्था बदल जाएगी? क्या उसकी जगह दूसरा व्यक्ति अगर आएगा तो गारंटी दे सकते हैं ये विरोध करने वाले, ये धरनारत लोग, कि व्यवस्था चेंज हो जाएगी? इनके पास कोई विकल्प ही नहीं पेश कर रही है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं बता रही है। हम जैसे लोग जो शिक्षा के विभाग से जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा में लगे हुए हैं, हम जैसे लोगों को बुलाया ही नहीं जाता, हमसे सलाह ही ली जाती, क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है छात्रों का भला करना। इनकी मंशा केवल और केवल राजनीति करना था। इसका इलाज होना था, ये कोचिंग माफिया के ऊपर नकेल लगानी थी, इस कोचिंग माफिया को पकड़ना था। असली कल्प्रिट मैं उन माँ बाप को मानूंगा जिन्होंने इस तरह के पेपर्स की खरीदने की इच्छा जताई। अगर कोई मार्केट ना हो किसी चीज को खरीदने का, तो उस चीज को बेचने वाले भी नहीं होंगे। ये जो खरीदने वाले हैं इन पर्चों को, वो सबसे बड़े कल्प्रिट हैं। और जो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जो जितने भी बच्चों ने सुसाइड किया है वो सब सामान्य वर्ग के थे, क्योंकि सामान्य वर्ग सबसे ज्यादा पिस रहा है आज की शिक्षा नीति में। जो ये हमारे देश में रिजर्वेशन का झंडा उठाए घूम रही हैं सभी पार्टियां, कोई भी पार्टी इसमें कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी पार्टियां इस पाप के लिए दोषी हैं। जो सामान्य वर्ग का बच्चा है, जो कमजोर पृष्ठभूमि से आता है, वो सुसाइड करता है। जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास आरक्षण है, आरक्षण वाले को तो वैसे भी एडमिशन मिल जाना है। जिसके पास सामान्य वर्ग के बच्चे के पास ना तो पैसे हैं, केवल अपना गुण है, और जब वो नीट का एग्जाम कैंसिल होता है तो वो दुखता है उसका दिल। जब उसे पता चलता है कि मेरी सीट पे जिस पे मेरा हक था, उस पे एक व्यक्ति जो पैसे से उस पेपर को खरीद के, मीसा भारती जैसा, लालू प्रसाद यादव की बेटी जैसी, वो जाके एमबीबीएस कर ली, किसी अच्छे बच्चे की सीट ही तो उसने कब्जाई, गोल्ड मेडलिस्ट बन गई, कभी कॉलेज नहीं गई, कभी पढ़ाई नहीं करी। एक अच्छे बच्चे का भविष्य तो बर्बाद किया होगा उसने, परंतु इस पे कहीं चर्चा नहीं हुई। ये इस देश के लिए, मैं छात्रों के भविष्य के लिए काला दिन कहूंगा इसे। इस दिन देश के सत्ताधारी गुट, जिसको पूरी शक्ति दे रखी है इस देश की जनता ने, आज वो उन अराजक तत्वों के सामने झुक गई। देखिए, राजीव जी भले ही इसे डेमोक्रेसी की विजय कहें, मैं राजीव जी को याद दिलाना चाहता हूं कि ये विपक्ष की जिम्मेदारी थी, ये राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी थी। वो 20 दिन विदेश में छुट्टियां क्यों बना रहे थे? उन्हें इस देश में इन नीट के अभ्यर्थियों के लिए, ये जो जहां सोनम वांगचुक पड़े थे, अगर वो वहां पे पड़े होते तो आज कांग्रेस की स्थिति आज से डबल नंबर्स की हो जाती, परंतु आपने वो चुना नहीं। अब जब ये कॉकरोच पार्टी ने माहौल बना दिया तो उसको हड़पने की आप कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जनता को ये दिख नहीं रहा है? ये बहुत बुरा अध्याय है देश की राजनीति में, देश की डेमोक्रेसी में। देश का न केवल सत्ता दल डिस्क्रेडिट हो गया है, भीरू दिखा है, कायर दिखा है, जो विपक्षी दल हैं वो भी आज की तारीख में इररेस्पॉन्सिबल, बिल्कुल भी जिन्हें परवाह नहीं है छात्रों की, देश की राजनीति की, ऐसे नजर आ रहे हैं। ये दुख का विषय। ठीक है, मैं रजीम में करूंगा। मैम, ये तो हो चुका, इस्तीफा तो हो चुका, और क्या लगता है कि आपको कि वाकई भाजपा बैकफुट पे गई है, या फिर कि कोई बड़ा कारण है इसके पीछे? जिस तरह संसद की अगर मैं बात करूं, वहां पे
संसद चल ही नहीं पा रही है, स्थगित स्थगित स्थगित, और बहुत से विधेयक वहां पर आने हैं और जो कि कांग्रेस को बेहतर तरीके से पता है कि वो 2/3 बहुमत के बिना ही वो पास हो जाएंगे, और होने भी हैं, वो भी जरूरी है। तो यही एक मुद्दा लेकर विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा सवाल मैं जोड़ लेता हूं साथ में, क्या जो बच्चों के साथ ये चीजें सामने आती हैं तो आरक्षण जो है एक बड़ा मुद्दा नहीं बन जाता? तो आरक्षण उन्हीं को दिया जाए जिनको मिलना चाहिए, जो उसके हकदार हैं, ना कि वो जो कि एक अपर क्लास से आता है उसको भी आरक्षण मिले। ये एक मुद्दा होना चाहिए, ना कि जितने भी बच्चों ने सुसाइड किया वो सब सामान्य वर्ग के थे, कोई भी आरक्षणधारी वर्ग का बच्चा नहीं था। इस वजह से ये सवाल बनता है। जी रजनी मैम। साहिल जी, मैं वही बात कर रही हूँ, जो विपक्ष है, विपक्ष का क्या रोल रहा डे फर्स्ट से, ये भी देखने वाला मुद्दा है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि विपक्ष ने पॉजिटिव रोल से इस इशू को हैंडल नहीं किया। सरकार का तो काम है कि अमन शांति का माहौल बना के रखे, सरकार का काम था कि स्टूडेंट्स की बात को सुनते, मगर विपक्ष का रोल क्या था? क्या उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा? क्या उन्होंने कोई रोड मैप सरकार को दिया? सिर्फ विपक्ष के नाते सड़क पर तमाशा करना, राहुल गांधी जी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों की तरफ लोगों का ध्यान अपनी तरफ करना कि बीजेपी फेल हो रही है, उनको लग रहा था कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, इसमें हम वोट गेन कर लेंगे। मगर कहीं पे भी विपक्ष को ये मुझे लगता है कि इसमें वोटों में कोई फायदा नहीं होने वाला, विपक्ष को नुकसान होने वाला है। उनको लग रहा था कि वहां पर जाकर अगर हम जाएंगे उनके बीच तो हमारा पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा, इसीलिए राहुल गांधी जी बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं भी एंटर नहीं कर रहे थे जंतर मंतर, मगर अपनी पब्लिसिटी और अपनी कांग्रेस की वाहवाही लूटने में लगे हुए थे। बच्चे उनको कहा जाता है साहिल जी, जो बच्चे संस्कारी हो, बच्चे उनको कहा जाता है जिनको किसी से बात करने की तमीज हो। मैं इनमें से 90% जो लोग थे, मैं उनको बच्चा नहीं मानती, मैं उनको एक अच्छे स्टूडेंट, नीट के स्टूडेंट्स के माध्यम से नहीं देखती। इनमें से कुछ लोग नीट के एस्पिरेंट्स होंगे, इसमें से कुछ बच्चे होंगे जो एग्जाम्स में जिनको नुकसान हुआ है, मगर इसमें शरारती तत्व बहुत ज्यादा थे साहिल जी, जिनको कंट्रोल करना बहुत इस समय जरूरत की, मुझे लगता है जरूरत थी। हम 2047 की बात कर रहे हैं कि हमने विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत बनाने के लिए हमें भारत को एक साथ जोड़ने की जरूरत है। जहां पर मंच पर नारे दिए गए कि यहाँ अल्लाह ही अल्लाह रहेगा, आप समझ सकते हैं, वहां पर हमारे हिंदू बच्चे कह रहे थे कि मुझे मुसलमानों की मस्जिदों में पनाह मिली और मंदिरों में पनाह नहीं मिली। देखिए कैसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाने का काम किया जा रहा था, और वहां पर एक मुस्लिम तरीके का जिहाद फैलाने की कोशिश की जा रही थी, जो मंसूबों में ये कामयाब नहीं हो पा रहे 2014 से। मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, यहाँ पे भी एक ऐसे ही ट्रेंड चल रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा ही इशू क्रिएट किया जाए, मगर मोदी जी इस चीजों को समझ रहे हैं। हमारा केंद्र नेतृत्व इन चीजों को, अब मेरे भाई कह रहे हैं अभिषेक जी की भाई मैं दुखी हूं, मैं ये चीज मतलब इनको एक्सेप्ट नहीं है, मगर दुखी पूरी जनता है कि ये चीज किसी को एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज लाई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एजुकेशन लेवल पर, उनका रिजाइन करना बनता नहीं था, मगर देश हित को सर्वोपरि मानते हुए अगर हमें देश को सही रखना है, हमें हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं खड़ा करना, क्योंकि इस समय अराजक तत्व हमारे देश में है, जो मोदी जी को 2029 के लिए ताकि वो फिर से प्रधानमंत्री ना बने, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है साहिल जी, पूरी कोशिश की जा रही है मोदी जी की सरकार को हिलाने की, और उसमें पूरी मदद विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस मेन अपोजिशन में होकर इन अराजक तत्वों को सपोर्ट करने का काम कर रहा है साहिल जी। बड़ा अफसोस होता है कि इनके लिए कुर्सी महत्वपूर्ण है, इनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है, हो भी नहीं सकता। आप समझ सकते हैं जब से देश आजाद हुआ है इनके लिए तब से ही कुर्सी महत्वपूर्ण थी। चाहे जम्मू कश्मीर की बात करूं, पूरे देश की बात करूं, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से अलग जो इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया हिंदू मुसलमान के नाम पर, कांग्रेस सोच रही है कि कहीं ना कहीं इनको फायदा होने जा रहा है, मगर भाजपा वोटों के लिए अपने देश को बेचने का काम नहीं करती। ये कांग्रेस का ट्रेंड हो सकता है, मगर बीजेपी का नहीं हो सकता। दूसरी बात आपने की कि आरक्षण, साहिल भाई ये बड़ा लंबा डिस्कशन है, इसके ऊपर कैसे चर्चा होनी चाहिए, ये केंद्र सरकार इस पर चर्चा करेगी, कैसे करेगी, मगर ये मुद्दा है। अभिषेक भाई की मैं बात से इत्तेफाक करती हूँ कि जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनका क्या हशर होता है, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ये सबका दर्द है, मगर इस पर केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी ये उनको सोचने की जरूरत है। मगर इस समय जो प्रेजेंटली सिचुएशन है, संसद चल रही है साहिल जी, बहुत से ऐसे बिल्स हैं, महिला आरक्षण कानून है, और भी बहुत से मुद्दे हैं जिनसे मुझे लगता है उन पर डिसीजन आना जरूरी है।
क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि महिलाओं का आरक्षण हो। कांग्रेस सिर्फ लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रही है महिलाओं को, और बीजेपी सीरियस है महिलाओं को उनका आरक्षण देने के लिए। इसी मुद्दों को देखते हुए संसद हमारा सही तरीके से चले। और दूसरी बात, मेरी बात जो इन्होंने कही कि वो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाली बात, कॉन्स्टिट्यूशन का मंदिर है पार्लियामेंट। जब बच्चों में ये डर खत्म हो जाए, बच्चों में शर्म खत्म हो जाए कि वो जिस देश में रहते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं और अपने प्रधानमंत्री को गोली मारने की बात करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितने बदतमीज बच्चे होंगे वो, कितने अराजक तत्व होंगे वो, और कितने बाहर की इंटरफेरेंस होगी इन बच्चों के सिर पर। उनको रोकने के लिए ये कदम उठाना बहुत जरूरी था साहिल जी। बिल्कुल। ये और शायद कहीं ना कहीं भाजपा जो है बैकफुट पर गई सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए। राजीव जी, इस बात को युवाओं मानना के लिए, पड़ेगा, अपने देश के लिए साहिल जी। या राजीव जी ये बात माननी पड़ेगी या नहीं? क्योंकि वहां पे एक अलग तरह का नैरेटिव सेट हो रहा था, इस बात से दो राय नहीं है। डॉक्टर अभिषेक, शायद आप भी मेरे सहमत होंगे, क्योंकि वहां पर कुछ अलग से नैरेटिव सेट किया जा रहा था जिसे हम दरकिनार नहीं कर सकते, जिसे हम नजरें नहीं फेर सकते हैं। इस समय मुझे इंदिरा गांधी जी का कुशल नेतृत्व, संजय गांधी जी का कुशल नेतृत्व और सोनिया गांधी जी का डिसाइसिव नेतृत्व ज्यादा पसंद आता। जो सोनिया गांधी जी ने रामदेव जी के साथ 4 जून 2011 को किया था, काश ये सरकार भी इतनी हिम्मत दिखा पाती जितनी सोनिया गांधी जी ने 4 जून 2011 को दिखाई थी। अभिषेक जी, हम रामदेव जी को और स्टूडेंट्स को एक साथ नहीं जोड़ सकते। हमारे 22 लाख बच्चे हैं, उनके साथ रामदेव जी का मुकाबला करना मुझे लगता है सही नहीं होगा। जो हमारे भारत का भविष्य है, अगर उस पे हम कंप्रोमाइज करें, मुझे लगता है वो सही नहीं रहेगा कि हम बच्चों को दरकिनार करके, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती कि रामदेव जी को और स्टूडेंट्स को आप एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा करें, ये कहीं भी जायज नहीं है। हम यूं भी कह सकते हैं कि भाजपा ऐसा करने वाली नहीं है, पर कांग्रेस ने ऐसा किया। बिल्कुल। जी राजीव जी, कांग्रेस का अगर राज्य होता तो शायद इनको अकल ठिकाने लगा दी जाती बहुत पहले। अभिषेक जी, मैं वही बात कर रही हूँ कि हमने बच्चों के लिए ये कुर्बानी दी है जो हमारे देश का भविष्य है। और मुझे लगता है कि ऐसे परिवार वालों को भी अपने बच्चों को सुधारने की जरूरत है, जिनके बच्चे नीट के तो बेशक एग्जाम दे रहे होंगे, मगर जिन बच्चों में संस्कार ही नहीं है, उनको डॉक्टर बना के या आपने कुछ अच्छी डिग्री करवा के, मुझे लगता है कि आप फेलियर पेरेंट्स हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की ग्रोइंग नहीं की, जिन्होंने अपने बच्चों को एक सही रास्ता नहीं दिखाया। वो भारत में रहे हैं, मगर इस पर भी हमें आगे काम करने की जरूरत है। उन पेरेंट्स को भी मैसेज देने की जरूरत है कि अपने बच्चों को सुधारिए, संभालिए। देश का भविष्य ऐसा नहीं होता जो नेपाल बनाने की कोशिश करे भारत को। मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे देश को जरूरत नहीं है। बिल्कुल। राजीव जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं सर। सर, एक अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, कहीं ना कहीं इस बात से आप सहमत हैं? और सोमवार 27 तारीख काफी अहम होने वाली है, जब बिल पेश होने वाला है, संशोधन बिल के अंदर पेश होने वाला है संसद के अंदर, तो तब कांग्रेस के साथ में खड़ी रहेगी। छात्रों के भविष्य को देखते हुए क्या विपक्ष अब संसद में सुधारों पर सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है? सर साहिल जी, हमने शुरू से कांग्रेस ने कहा जहां देश के तरक्की खुशहाली के लिए और देश की एकता के लिए और देश की तरक्की के लिए विपक्ष हमें आपके साथ है। ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल में नहीं राजीव जी, आप भाग गए थे चर्चा से राजीव जी। नहीं, मगर आप भाग गए थे राजीव जी। अपनी सच्चाई बताइएगा स्टूडेंट्स के इश्यू पे। पार्लियामेंट ने बोला था आपको, बिल्कुल क्यों नहीं करिए, आपने अपना क्यों टाइम नहीं दिया, मैंने करिए। आपको टाइम आप दिया। लोग भाग गए प्लीज थे आप मेरी बात चर्चा सुनिए। बच्चों के स्टूडेंट्स के इश्यू पर लेकर आप भाग गए थे चर्चा को लेकर। नो, मैं नहीं आपको सुन रहा। साहिल, इनको म्यूट कीजिए। सुनिए राजीव, मैं समय दे दूंगा आपको। जी राजीव जी, मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस ने हमेशा ऑपरेशन सिंदूर में भी राहुल जी ने कहा कि हम इस गवर्नमेंट के साथ हैं, हम आज देश की एकता के लिए इनके साथ हैं, जहां इनकी जरूरत है हम इनके साथ खड़े हैं। हमेशा वो साथ खड़े रहे, कहीं उन्होंने ये नहीं किया। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जहां तक ये एजुकेशन की बात मेरी, आपने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर हमेशा पूछा कितने जट गिर गए हैं, वो कितने एक आज आप 1.5 साल के बाद कह रहे हो 6 सैनिक शहीद हुए। पहले पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि कोई शहीद नहीं हुआ। आज 1.5 साल के बाद आप कह रहे हो 6 लोग शहीद हुए। जो बात आप जिम्मेवार रखिए, आप पार्लियामेंट को मंदिर कह रहे हो ना। मैडम रजनी जी कह रही थी मंदिर है, मैं मानता हूं, लेकिन उसी वहां उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ, हमारे कोई जहाज नहीं। आज वो 1.5 साल के बाद कह रहे हैं जी 6 हुए हैं, तो किस बात का यकीन माने? आज मुझे राजनाथ सिंह जी की बात याद आती, कहते भाजपा में इस्तीफे का कोई रिवाज नहीं है। पहली सरकारें इस्तीफा देती थी, यहां इसमें इस्तीफे का रिवाज नहीं है।
लेकिन आज रिवाज शुरू हो चुका है। आने वाले कई समय में जैसे हमारे नेशनल हाईवे की हालात हैं, जैसे पेट्रोल में आपका ये गन्ने को मिलाया जा रहा है, एथेनॉल का किया जा रहा है, 20-80-20 किया जा रहा है, या इस तरह की कई चीजें सामने आने वाली हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं, जहां भविष्य की बात है, स्टूडेंट की बात है। अब मैडम ने रजनी ने बात कही कि भाई आप ये संस्कारों की बात, इस सरकार ने 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद करा दिए। आप मुझे बताइए वो सरकारी स्कूल बच्चा कहां जाएगा, जो सरकारी स्कूल ही बंद हो चुके हैं। एक बच्चे की अफोर्डेबल जो फीस है या टोकन फीस देके चलो सरकारी स्कूल में जाता है। आप आज भी सर्वे अभी कहीं भी नेट गूगल पे सर्च कीजिए, 1 लाख के करीब स्कूल ये बंद कर चुके हैं सरकारी। तो क्या आप इसमें क्या सोच सकते हो कि बच्चा कहां जाएगा? क्या प्राइवेट एकेडमी में जाएगा, पब्लिक स्कूलों में जाएगा? तो बच्चे की एजुकेशन जो है वो मैटर करती है। मैटर कैसे करेगी? जब बच्चा पढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी, उसकी इकोनॉमी सुधरेगी, उसके घर के हालात सुधरेंगे। जब आप बच्चे को पढ़ाओगे ही नहीं, उसके कोई 8वीं में पढ़ाई छोड़ देगा, कोई 10वीं में छोड़ देगा, उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा किसी स्कूल को, तो कहां से वो करेगा? जी रजनी मैम, कुछ कह रहे थे आप? जी, ये बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर की। मैं वही बात कर रही हूँ कि आपको कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की बात ना करें, मगर खुद ऑपरेशन सिंदूर को लेके आए। मेरा सवाल इनसे ये था कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारा केंद्र नेतृत्व कांग्रेस से कह रहा था कि आइए और पार्लियामेंट में चर्चा करिए, बच्चों के इशू को लेकर आप राजनीति कर रहे थे, आप तो चर्चा में शामिल ही नहीं हुए। आप तो काले कपड़े पहनकर वहां पार्लियामेंट में खड़े हो गए थे। आप तो तमाशा देख रहे थे इस इशू को, ताकि ये बवाल बने और बीजेपी के अगेंस्ट वोट बन जाए। इसमें मुझे इस चीज का ये अफसोस हो रहा है कि कांग्रेस जो मंसूबा लेकर चल रही थी ना कि उनको वोट बढ़ने जा रहा है, वो वोट नहीं बढ़ने जा रहा मेरे भाई। दूसरी बात, आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर में कोalition में है। जम्मू कश्मीर में जमात के जितने भी स्कूल थे वो बंद करने का काम केंद्र सरकार ने किया, उसको खुलवाने का काम आपकी कोalition पार्टनर कर रही है। तब आपका मुंह नहीं खुलता, तब आप कुछ नहीं बोलते। बताइए ना कि जम्मू कश्मीर जो तबाह करने का काम, आप एक काम जरूर करिएगा। जो यहाँ पर प्रोटेस्ट में थे जंतर मंतर में, अभिजीत क्या नाम है उनका, मैं नाम भी नहीं जानती उनका, उनको बुलाइएगा जम्मू कश्मीर। 2 साल की जो आपकी फेलियर रही है ना जम्मू कश्मीर सरकार में, यहाँ पर भी आंदोलन करे, यहाँ बोले कि हर डिपार्टमेंट फेलियर साबित हुआ है, आए और यहाँ पर प्रोटेस्ट करें, बच्चों को इकट्ठा करें। जो यहाँ बच्चा रोजगार के लिए तरस रहा है, 1 लाख नौकरियों की बात आपने की थी, उनकी भी उनको बात करिएगा जरूर। आपके कोalition पार्टनर मंच पे जाते हैं, वहां पर मंच पे सपोर्ट कर रहे हैं उनको, आपका फर्ज बनता है कि उनको जम्मू कश्मीर आमंत्रित करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो आप है ना सरकार में। ठीक है, अब देश में तो हमारी केंद्र सरकार ने तो कर दिया डिसीजन, आप जम्मू कश्मीर की आप भलाई चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर में बिल्कुल बुलाइए उनको, अपने कांग्रेस अपने खेमे में बुलाए, आपके वोट बैंक बढ़ेंगे। राजीव जी, जम्मू कश्मीर में अगली हो सकता है सरकार आपकी बन जाए, 6 सीटों से आप 16 सीटों पर पहुंच जाए, मगर देश को दांव पर लगाकर जनता आपको माफ नहीं करेगी। राजीव जी, आपने इस बार देश को दांव पर लगाया है। बेशक स्टूडेंट्स जीत गए हैं, मगर हम इसको जीत हार नहीं मान रहे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन किया है, मगर आप अपना बड़ा दिल दिखाइए, बुलाइए उनको और यहाँ की करतूतें दिखाइए कोalition पार्टनर की। उमर अब्दुल्ला जी का फेलियर दिखाइए, अपनी चुप्पी दिखाइए, जो आपने जम्मू कश्मीर में शादी हुई है, ये जरूर दिखाइएगा। जी राजीव जी। साहिल जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बहन ने बात बहुत अच्छी की। मैं बात कर रहा था सरकारी स्कूलों की, ये चले गए इस्लामिक स्कूल में। सरकारी स्कूल कौन से? सुनिए, सरकारी स्कूल किसको कहते हैं? सरकारी स्कूल उसको कहते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है। हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, क्या गुमराह कर? जब आपने सरकारी स्कूल ही बंद कर दिए तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? मतलब अनपढ़ बच्चे पढ़ रहे हैं, जो वो तो लग ही रहे थे मुझे वहां जंतर मंतर पे, अनपढ़ ही दिख रहे थे। नहीं, आप मेरे को बताइए, आप बोलिए 1 लाख स्कूल बंद हुए कि नहीं हुए, आप ये मुझे बताइए, हाँ या ना। आप रिकॉर्ड लेके आइए, उस पर बहस करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप गूगल पे सर्च कर ले, कहीं भी कर ले, आप तैयारी के साथ नहीं, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे। अरे आप नहीं सुनेंगे, मैं कह रहा हूँ सरकारी स्कूल का मतलब क्या है? जिसको सरकार चलाती है। आप कह रहे हो जी वो इस्लामिक स्कूल भी है ही नहीं। इस्लामिक स्कूल सरकार चला रही है, नहीं वो सरकार चला रही है, इस्लामिक स्कूल तो सरकार नहीं चला रही, आपकी कोalition पार्टनर्स चला रही है। गूगल का सर्च करिए मेरे भाई। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार की फंडिंग जहाँ से होती है, आपके पास टेंडर है। मेरी बात सुनो, आपके पास ड्रोन है, आप देख ले तो कहाँ हो रहा है, आपके पास सब चीजें हैं, आपके पास ये भी अगर खबर है तो सेंटर क्या कर रहा है? अगर सेंटर को लग रहा है इलीगल एक्टिविटी कोई हो रही है, वो किस बिल्कुल बंद कर दिया है, सेंटर किस लिए बैठा हुआ है? तब आप चीख पुकार मचाते हैं भाई, तब आप चीख पुकार मचाते हैं। ईडी सीबीआई को पीछे लगाने के जो बात करें उसके पीछे ईडी सीबीआई, राजीव जी, सीबीआई का काम है वो आप करवाते नहीं,
जो उनका काम करने वाला वो आपसे होता नहीं। आपने क्या किया, जो कोई बोले सरकारें तोड़ो, आपने क्या किया ये बता दीजिए ना, जो आपका जैसे क्या रोल होता था है इस उनको आंदोलन करो। में? आपका क्या रोल था काम ये राजीव है, जी, आपका जो क्या रोल था? आपका, आपने जिस बात पे चर्चा से बात की, भागे आप कि ये नहीं मुझे भागे? बताओ कि जंतर मंतर अगर का यहाँ तमाशा कुछ हो बनाया रहा कि नहीं है, बनाया? आपने कहा ये बच्चों के हो साथ रहा खड़े है, हुए। उम्र गवर्नमेंट कर रही है, 2 साल आप में हो वोट रहा है, बैंक की तो आप ये पॉलिटिक्स कर रहे हो बताइए राजीव क्या जी। हो रहा है, आप देश बताइए देख क्या हो रहा रहा है, है। देश देख रहा है, मैं कह रही हूँ देश देख रहा है। पूरे 12 साल आपको में अगर आपने बेनिफिट हिंदू मिल मुस्लिम जाता है किया, तो आपने राम नहीं, मंदिर बिल्कुल नहीं। आप का लोगों ने चढ़ावा वहां खाया, अराजकता आपने घुसा चढ़ावे का दिए। जवाब नहीं आज सर, ये आपने कुछ वहां अलग अल्लाह चलेगी डिबेट, नहीं, ये देखिए अलग आप चलेगी, ये अलग चलेगी डिबेट आज सर। नहीं, बात जब असूल की होगी तो फिर सारी बातें होंगी। आप मेरे को बताइए, मेरी बात का जवाब नहीं आज दिया। धर्म, आप कब बुला अरे रहे हैं आप अभिजीत जी बात को ही जम्मू नहीं करो उसकी, कश्मीर? छोड़ो, आप नहीं कर कब बुला सकते। रहे हैं यहाँ आरो प्रोटेस्ट अभिषेक करने साहब के के लिए? आप पे चंदा चोरी का इल्जाम है, आप छोड़िए इस बात। बस आपके पास एक ही एक्सक्यूज है जिस पर एक्शन हो चुका है, कांग्रेस फेलियर साबित हुई है। आपके अरे पास कोई बताओ और क्या किया एक्सक्यूज नहीं है उसने, राजीव जी। राम मंदिर मुझे के चर्चा उस में बता पे क्या दीजिए किया, ना, जो वहां मुझे चंदा चर्चा में चोरी हुआ, बताइए जो ना। वहां से, आप भागे क्यों अरे चर्चा मैं से? पूछ रहा हूँ उस आप पे अभिजीत कौन को सी कब टिकट बुला रहे उठाई, हैं जम्मू क्या किया, कश्मीर? अभिजीत चंपत को राय कब को बुला रहे क्या हैं जम्मू किया, कश्मीर? अपना फेलियर फिर आ गया प्रोटेस्ट जम्मू करवाने के कश्मीर। लिए। ठीक है, मैं क्यों डॉक्टर नहीं अभिषेक आएगा को भाई? जम्मू कश्मीर के रहने वाले। भाई मैं कह रहा हूँ हम जम्मू कश्मीर के आज भी हैं, सदियों से हैं, आगे भी हमारे रहेंगे, वो तो बात नहीं है। कहीं जम्मू कश्मीर नहीं जा रहा। आप मुझे बताओ, जो ये घोटाले सामने आए इसकी क्या कार्रवाई की है, इसमें कोई सिट बिठाई है, जो कोई कार्रवाई इंक्वायरी की? करनी है आपके सामने दिख रही है, सबके सामने अगर दिख आप रही है। बता कार्रवाई दोगे जिस तो पर मेरे को होनी अच्छा चाहिए सब रहेगा। दिख रहा है। जी डॉक्टर अभिषेक। देखिए, यहाँ पे मैं अब एक सवाल विपक्ष के सामने भी रखना चाहूंगा और खासतौर से कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के सामने रखना चाहूंगा। क्या ये मधु बंगारप्पा जो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री हैं, जो शिक्षा विभाग में वहां पे खामियां पाई गई हैं बड़े पैमाने पे, और वहां के छात्र भी संघर्षरत हैं, क्या उनका इस्तीफा मांगने के लिए कोई इनका इरादा है, या विपक्ष अपनी तरफ से अब चूंकि प्रेसिडेंट सेट कर दिया है धर्मेंद्र जी ने, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी अपने जो शिक्षा मंत्री जो सवालों के घेरे हैं में हैं उनके इस्तीफे लेगी? क्या आप सरकार जो पंजाब में है, क्या वो हरजोत सिंह बैंस जिनके कार्यकाल में लगभग 6 मेजर एग्जाम के पेपर लीक या गड़बड़ियां बड़े स्तर पे पाई गई हैं, क्या उनको भी कोई कटघरे में खड़ा करेगी ये कॉकरोच पार्टी, या केजरीवाल जी को के साथ मंच साझा करके केवल ये मैसेज देगी कि हम केवल और केवल बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ हैं? और मोदी जी के लिए एक ये जो बीजेपी सरकार जो इसे ये सोच रही है कि हमने बचा लिया है, कुछ अच्छा कर लिया, हो सकता है आपने कुछ समय के लिए एक बड़े धमाके को रोक दिया हो, परंतु अगला निशाना कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होगा। अगली बार जब इस तरह की साजिश होगी, जब इस तरीके का टूल किट काम करेगा, वो विदेशी फंडों से लाए गए इस तरीके की चीजें जो अनऑर्गेनिक हैं, जहां पे छात्र थे ही नहीं, वहां से फिर मोदी जी के इस्तीफे की मांग उठेगी। तब बीजेपी क्या करेगी, ये मेरा सवाल। जी 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 राजीव जी। बात तो कांग्रेस जनता पार्टी की है, इसमें मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा। नहीं, मधु लेकिन बंगारप्पा जो अगर कर्नाटक के अगर शिक्षा जो मंत्री है, हैं उनका इस्तीफा मंत्री- लेंगे कि नहीं? सर देखिए, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं, आज इन्होंने बात कही है, नहीं, ये पार्टी छात्रों हाई का लेवल का सब्जेक्ट है। है देखिए जी। मेरी बात सुनिए, सब्जेक्ट वो कांग्रेस पार्टी का ही है सर। ऑब्वियस है, इनका नोटिस इनका होगा, सब्जेक्ट सिर्फ वो वोट पार्टी बैंक देख पॉलिटिक्स लेगी। है बस। पार्टी सुनिए, पार्टी देखेगी, जो वो पार्टी छात्र का हैं काम है। भाई, मेरी राहुल सुनिए। गांधी जी और प्रियंका गांधी जी छात्रों के लिए ही तो वहां पे खड़ी हैं। वो यही तो कह अरे रही है कि सर, मैं बीजेपी वही सरकार ने आपको कह छात्रों रहा के साथ हूँ, गलत किया। मेरी बात नहीं सुनी। ये आने वाले समय पे पता लगेगा ना क्या होगा। अभी आज तो हमारा टॉपिक इस पे है, इस जो इनकी विक्ट्री हुई है, जो सच्चाई की जीत हुई है, लोगों को अपने हक हकूक तो की ये बात हुई। जीत क्या दूसरी कर्नाटक बात तक मैं आपसे पहुंचेगी? एक मेरा सवाल आपसे है सर, हमारे पास कम से कम 1 दर्जन से ऊपर एजेंसीज हैं जो काम करती हैं। विदेश से फंड आ रहा है, फंडिंग हो रही है, क्यों नहीं रोक पा रहे? क्यों नहीं ये देख पा रहे कि फंड कहां से आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, उन पे क्या करोगे? मैं कह रहा हूं सारी एजेंसियां सिर्फ सरकार गिराने और बचाने में लगाई है, या उनके कोई और भी उपयोग करेंगे? ये मेरा सवाल है सर उसी चेक के ऊपर एफसीआरए लाने के लिए बिल पेश होगा ना संसद में, जो कि होने नहीं दिया जा रहा। मैं तो यही बात पर था ये मैं जो कि राजीव तो जी का विपक्ष चाहता था कि राजीव पास जी नहीं के हो इस संसद के स्टेटमेंट से अंदर। मैं पूरी तरह सहमत हूं। ये जो एजेंसियां हैं, क्या इनको दिख नहीं रहा है कि सोनम वांगचुक को 2007 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एंटी नेशनल घोषित किया था। उस समय उनके पास कई कनाल जमीन कब्जाने का मुकदमा था, तब उनके पास फॉरेन फंडिंग का मुकदमा कांग्रेस ने उनको चिन्हित किया था। जी क्या आज तक भारत सरकार उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई? क्या ये जितनी भी एजेंसियां हैं,
ये केवल सत्ता बचाने के लिए हैं या ऐसे देशद्रोहियों को सलाखों के पीछे भी इस देश का नागरिक जो आपका वोटर भी है, आपसे उम्मीद भी करता है कि आप न्याय करेंगे, क्या न्याय देख पाएगी इस देश की जनता आपके राज में? जी रजनी मैम, आखिरी सवाल है मैम आप ही से है, आप दे दीजिए जवाब। और क्योंकि वैसे तो पीछे उनको अरेस्ट भी हुए थे, जेल में काफी देर रहे सोनम वांगचुक, पर तब भी ये सवाल हमारे मुझसे देश किया की अभिषेक जी। जी जी बिल्कुल मैम, और आप सत्ता में हैं और किससे जनता ही सवाल उनको करें? छुड़ाने के लिए सबसे आगे थी तब भी, पर ये बातें निकल के देखिए सामने अभिषेक आती जी, नहीं है। जी मैं अभी वही बात कर रही हूँ कि जो फॉरेन फंडिंग का मामला है ये कहीं एनजीओ से रिलेटेड है। हमारे यहाँ देश के बहुत से जयचंद है, बहुत से गद्दार हैं, ये कह रहे हैं कि एजेंसीज क्या काम कर रही है, उसी को कवर करने के लिए आप खुद बात कर रहे हैं कि ये बिल लाने जा रहे हैं। इस बिल का आना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इन दिनों में ये बवाल क्रिएट करना, कहीं ना कहीं तारे जुड़ रही हैं और इसमें किसको तकलीफ हो रही है सारी जनता जान रही है। मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए आगे के डिसीजन मोदी जी के क्या रहेंगे और तकलीफ देने वाले रहेंगे विपक्ष को, इनकी नकेल कसी जाएगी। जो इनकी फंडिंग आ रही थी इनके, या जो क्या कहते हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उनका क्या कनेक्शन है बाहर की कंट्रीज के साथ, ये कहीं ना कहीं सब ओपन होने जा रहा है। इसको जीत हार से मत लीजिए कि स्टूडेंट्स के लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन कर दिया तो शायद भाजपा हार गई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे भी हटना पड़ता है साहिल जी, और तभी लंबी छलांग लगाई जाती है। अभिषेक जी भी जब समझते हैं भाजपा इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, ना ही वो विपक्ष से टूटने वाली है। भाजपा बड़ा विजन लेकर चल रही है 2047 का, विकसित भारत का, उसके लिए काम कर रही है। मुझे लगता है वेट एंड वॉच, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है मैम, धन्यवाद आपका हमारे जुड़ने के लिए। रजी मैम धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। राजीव सराफ सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर अभिषेक अलावत आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने कीमती से साझा किया और काफ़ी अहम बातें आपने रखी हैं, प्रकाश में डाला है काफ़ी बातों के ऊपर। बदलाव आने वाला समय बताएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केवल एक मंत्री के पद छोड़ने की खबर नहीं बल्कि जवाबदेही, छात्र आंदोलनों और लोकतांत्रिक दबाव की राजनीति पर नई बहस भी है। अब असली परीक्षा सरकार की शुरू होती है। क्या केवल चेहरा बदलेगा या पूरी परीक्षा व्यवस्था में सुधार भी दिखाई देगा? दूसरी ओर आंदोलनकारी अपनी बाकी मांगों पर अड़े थे जो कि मान ली गई हैं और राजनीतिक मुद्दा भी इसको मनाया गया। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार के फैसले नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति और परीक्षा सुधारों की दिशा तय करेगी कि यह विवाद यहीं थमेगा या भारतीय राजनीति में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। सवाल आज का इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। दार्थ न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।